दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 4 जून 2020। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं पीआईबी पे। पीआईबी में हमारे काम की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, सबसे पहले जैसा कि रोज़ हम डिस्कस करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ पीआईबी में थी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो बनाया गया था उसमें संशोधन किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि क्या संशोधन किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि 1955 में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इसमें अभी हाल ही में कैबिनेट ने क्या संशोधन किया है, तो इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो इनके नाम याद रखिएगा। दलहन है, दलहन का मतलब जितने प्रकार की दालें होती हैं, अरहर, उड़द, मूंग इत्यादि से लेकर के सभी समस्त प्रकार की दालों को अलग किया गया। तिलहन जिसमें सोयाबीन है, सरसों का तेल है, खाद्य तेल, प्याज, आलू और अनाज। तो ये कितने आपके हो गए? तो ये आपका 6 चीज़ों को बाहर किया गया है। दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू और अनाज, इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो निजी निवेश करने वाले निवेशक थे वो अत्यधिक रुचि लेंगे और उनको कई प्रकार की जो रेगुलेटरी इंटरफ्रेंस या इंटरवेंशन, नियामकी हस्तक्षेप का भय रहता था, वो उससे मुक्त हो जाएंगे और बिना भय के वो इन वस्तुओं में अपना निवेश कर सकेंगे। तो इससे और क्या होगा, जे इन वस्तुओं 6 वस्तुओं के नाम बताए, उनका उत्पादन, स्टोरेज, भंडारण, ढुलाई, वितरण, आपूर्ति करने की आज़ादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव हो जाएगा। और इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में एफडीआई, यानी जब कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में आकर के निवेश करता है तो उसी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता। इसके अलावा निजी कोई कंपनी या व्यक्ति के द्वारा निवेश को भी आकर्षित किया जा सकेगा। इससे कोल्ड स्टोरेज, जिसमें अनाजों को या फलों फूलों व सब्जियों को अधिक दिनों तक बचाया जा सकता है। तो कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने, फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण करने में भी मदद मिलेगी। जो फूड सप्लाई चेन है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा सकेगा। किसके माध्यम से? कोल्ड स्टोरेज का अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। तो ये पहला था। इसी के साथ ही अन्य कई डिसीजन लिए गए कैबिनेट के द्वारा। उन्हीं में है कृषि उपज का बाधा मुक्त व्यापार, यानी जब व्यापार किया जाए तो किसी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो। तो इसके लिए क्या किया गया? एक आपका अध्यादेश लाया गया है। तो ये अध्यादेश आप ध्यान रखिएगा। अध्यादेश का नाम क्या है? कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कृषि उपज वाणिज्य, ब्रैकेट में कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार और ब्रैकेट में है संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। इससे क्या होगा? किसानों के लिए एक आसान, इजीली और फ्री माहौल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकेगा। किसानों के लिए एक सुगम एवं मुक्त वातावरण या माहौल उत्पन्न होगा, जिससे किसान भाई अपनी सुविधानुसार कृषि उत्पादों को खरीद सकते हैं व बेचने की इनकी आज़ादी होगी। अभी तक क्या होता था? एपीएमसी आप जानते हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, या जो एपीएमसी मंडीज होती थी, इनमें आपका एपीएमसी जो अधिनियम 2003 लाया गया था, आप अपने पास की नज़दीकी मंडी में ही रहतियों के माध्यम से ही
यानी अपने कृषि उत्पादों को बेच सकते थे। अब इससे मुक्ति दे दी गई है, यानी एपीएमसी मंडियों को आप देखते हो 585 जो भारत में इस प्रकार की मंडियां थी उनको ई नैम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ई नैम का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से एक दूसरे से ऐड कर दिया गया है और एक नेटवर्क, एक पैन इंडिया नेटवर्क स्थापित किया गया। अब भारत का किसान रियल टाइम बेसिस पर अपने उत्पादों का, उपज का मूल्य जान सकता है और भारत के किसी भी कोने में अपने उत्पादों को ईजिली बेच सकता है। तो इसी में कहा गया कि किसान अब कृषि उत्पादों को खरीदने और बेचने की उसे अपनी सुविधानुसार आज़ादी होगी। वह राज्य के भीतर और राज्य के बाहर दोनों जगह ही ऐसी बाज़ार जहां पर उसे उचित मूल्य मिलता है, उसके लिए यानी सुगम व्यापार लगता है, वहां वह अब क्या कर सकेगा, अपने उत्पादों को बेच सकेगा। तो इससे क्या होगा, बाजार लागत में कमी आएगी, जबकि कृषि जो उत्पाद है किसान भाइयों को, उनको उनकी उपज की कीमत अधिक मिल सकेगी। अभी तक कमीशन बहुत सारे रहतिया ले लेते थे, जिससे किसान भाइयों को फ़ायदा नहीं हो पाता था। इसके अलावा अतिरिक्त उपज वाले क्षेत्रों में भी किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर दाम मिल सकेंगे, तो अगला फ़ायदा होगा। किसानों की उपज की बिक्री के लिए जो सेस लिया जाता था, अधिशुल्क लिया जाता था, उसको कहा गया अब नहीं लिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद के किसानों के लिए विवाद समाधान के लिए एक अलग से विवाद समाधान व्यवस्था का भी गठन किया गया है, यानी एक विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। अगला देख लेते हैं। इसी के साथ ही एक और अध्यादेश लाया गया। तो पहला अध्यादेश हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा अध्यादेश डिस्कस करते हैं। मूल्य आश्वासन पर किसान, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता कृषि सेवा अध्यादेश 2020। तो इसका पूरा नाम क्या है दूसरे अध्यादेश का? मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा ब्रैकेट बंद समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को लाया गया है। चूँकि भारत में लघु एवं सीमांत किसान जिनकी जोतों का आकार बहुत छोटा है, ऐसे लगभग 80% से ज़्यादा, लगभग 83% ऐसे सीमांत एवं लघु किसान हैं। तो इस प्रकार छोटे खेतों का छोटा आकार होने के कारण भारत में फ्रेगमेंटेड फार्मिंग होती है, विखंडित खेती होती है, जो कि सिंचाई की सुविधा वहाँ पर नहीं हो पाती, उत्पादन की निश्चितता नहीं रहती कि कितना उत्पादन होगा। जब उत्पादन की निश्चितता नहीं है तो बाज़ार तक पहुंच भी उनकी नहीं हो पाती। तो भारत में खेतों का छोटा आकार होने से केवल एक तरह से किसान प्रभावित नहीं होते, बल्कि विखंडित खेती होती है। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में उनके खेत अलग अलग बटे होते हैं, जिससे सिंचाई की समुचित व्यवस्था का प्रबंध नहीं हो पाता और यह मौसम पर मानसून वर्षा आधारित खेती करते हैं। पानी बरसा, मानसून अच्छा हुआ तो फसल का पैदावार अधिक होगा, अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो किसान भाइयों को फसल चौपट हो जाती है, क्योंकि अनुकूल सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तो मौसम पर निर्भरता है, उत्पादन की अनिश्चितता है। अगर उत्पादन हो भी गया तो टिड्डियाँ, अन्य प्रकार की कीड़े मकोड़े फसलों को खा जाते हैं, जो कि अभी आप देख रहे हो राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप बहुत व्यापक स्तर पर राजस्थान के किसानों की फसलों को चौपट कर रहा है। तो उत्पादन की अनिश्चितता हो गई। अगर किसी तरीके से किसान भाई अपनी फसल का पैदावार कर भी लिए तो उनके पास उनके प्रबंधन की यानी भंडारण परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती, जिससे उस समय रहते यानी बाजार तक अपनी फसल के उपज को पहुंचा नहीं पाते, जिससे उनको उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को लाया गया है। लाभ क्या होगा? तो आपका समस्या पता, तो इससे लाभ आपको पता। किसानों को एक्सप्लॉयटेशन के भय के बिना समानता के आधार पर
यानी जीने का अधिकार होगा। और वह किसान भाई जो प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर का मतलब होता प्रसंस्करण करता, इसी को कहा जाता। मान लो आलू है, आलू को किसान ने उगाया तो इससे चिप बना दिया गया, तो आलू से जो चिप बनने की प्रोसेस है इसी को यानी प्रोसेसिंग कहा जाता, प्रसंस्करण कहा जाता है। और जो इसको मशीनी इत्यादि के माध्यम से ये आपका प्रक्रिया संपन्न करता, उसी को प्रसंस्करण करता कहा जाता। तो प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स जो मध्य यानी एग्रीगेटर का मतलब हुआ जो आपका एक किसान है और किसान के बाद ये बाजार है और बाजार के बीच में एग्रीगेटर होते, वो बाजार में के यानी किसानों को हर प्रकार की जानकारी, उनके उपज का क्या मूल्य है और क्या उनको जानकारी, चूँकि किसानों को जानकारी नहीं होती तो उनको जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं, उन्हीं को एग्रीगेटर्स कहा जाता है। तो अब किसान भाई बिना किसी शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर जो प्रोसेसर हैं, एग्रीगेटर्स हैं, थोक विक्रेता हैं, इसके अलावा बिग बिजनेस यानी जो खुदरा कारोबारी हैं, बड़े खुदरा कारोबारियों के साथ, इसके बाद एक्सपोर्टर के साथ, निर्यातकों के साथ यानी क्या हो सकेंगे, कनेक्ट हो सकेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इससे क्या फ़ायदा होने वाला। तो हमने कहा किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। तो इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम जो है वो प्रयोजक पर हस्तांतरित हो जाएगा, प्रमोटर जो बीच में है यानी उस पर हस्तांतरित हो जाएगा और किसान भाई का नुकसान कम से कम होगा। और साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी। जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके यानी फसलों की उपज को अधिक किया जा सकता है और बेहतर इनपुट लिया जा सकता, वहां तक पहुंच सुनिश्चित होगी। और इससे ये सब होगा तो जाहिर सी बात है मार्केटिंग की लागत, बाजार तक अपना उत्पाद पहुंचाने में प्रयोग की जाने वाले उपकरणों एवं टेक्नोलॉजियों के कारण जो लागत आती है मार्केटिंग, वो भी कम आएगी और इससे किसानों की आय यानी भी इंक्रीज होगी, जिससे यानी जो वर्तमान सरकार है वह किसान भाइयों की आय 2022 तक दुगना करने का जो लक्ष्य रखा है उसको भी पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, किसानों की उपज को वैश्विक बाज़ारों में आपूर्ति के लिए जरूरी सप्लाई चेन तैयार करने को निजी क्षेत्र से निवेश भी आकर्षित किया जा सकेगा। यानी निजी निवेश एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। किसानों को ऊंचे मूल्य वाली कृषि के लिए तकनीक और परामर्श तक पहुंच सुनिश्चित होगी, जो अभी तक नहीं हो पाती थी, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा पेड करना होता था जो उनकी पहुंच तक बाहर होती थी। अब इसको भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ उन्हें ऐसी फसलों के लिए तैयार बाजार भी मिलेगा ताकि वो अपने उत्पादों को बेच सके। किसान प्रत्यक्ष रूप से मार्केटिंग से क्या होंगे, कनेक्ट हो सकेंगे, जिससे जो मीडिएटर्स हैं, बिचौलिए हैं, उनकी भूमिका ख़त्म हो जाएगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। किसानों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और उनके अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो विवाद के समाधान के लिए एक प्रभावी विवाद इफेक्टिव डिस्प्यूट्स मैकेनिज्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये था आपका किसानों से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुआ। अगला देख लेते हैं, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदला गया और ये कोलकाता एक पहला बंदरगाह है जो हुगली नदी के किनारे एक भारत का पहला नदी बंदरगाह है, तो इसी का नाम अभी बदला गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर हाल ही में क्या किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। अब कुछ अनफैक्ट जान लेते हैं। नदी के किनारे स्थित या देश का पहला बंदरगाह पूछा जाए तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो नदी के किनारे स्थित है और भारत का पहला बंदरगाह है, तो आपका कौन सा है, तो आपका अब नाम पता हो गया होगा, कोलकाता बंदरगाह, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा। अगर बात करें तो 1870 में एक कानून आया था। 1870 के कानून 5 के माध्यम से ट्रस्ट के रूप में इसका संचालन शुरू हुआ। फिर
2008 में भारतीय बंदरगाह कानून बनाया जाता और उसकी पहली अनुसूची के पहले भाग में क्रम संख्या 1 जो भारत के प्रमुख बंदरगाहों की लिस्टिंग की गई है उसमें नंबर 1 पे इसी को दर्शाया गया है। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत इसका संचालन किया जाता है। प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत यह संचालित होता है, इसका ऑपरेशन किया जाता है। अगला देख लेते हैं, अन्य बंदरगाहों के नाम भी बदले गए जो कि पीआईबी में दिया हुआ था। 1988 में नेहेवा सेवा बंदरगाह का नाम बदल करके महापुरुषों के नाम पर रखा गया और उनमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट के नाम से जाना गया तो 1988 में नेहेवा सेवा बंदरगाह किया गया। इसी प्रकार तूतीकोरिन का नाम बदल करके 2011 में क्या किया गया, BO चिदम्बरनार किया गया, BO चिदम्बरनार किया गया। एन्नोर बंदरगाह का नाम बदल करके कामराजार बंदरगाह किया गया 2017, सबसे लेटेस्ट ये है और इससे क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया। तो 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल, पंडित दीनदयाल आप जानते ही हो, तो दीनदयाल बंदरगाह किया गया, तो ये नाम परिवर्तित किया गया है। अगला जान लेते हैं अन्य जो पीआईबी में चर्चा में था, तो पीआईबी में क्या प्रधानमंत्री कुसुम योजना को लेकर के चर्चा में था। तो प्रधानमंत्री और के से हो गया किसान ऊर्जा और यस से हो गया सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। उत्थान महाभियान इसका फुल फॉर्म है। तो पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के नाम से जाना जाता है। तो भारत ने 2022 तक 175 मेगावाट बिजली जो ऊर्जा की आपूर्ति है वह जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करेगा और इसी के साथ भारत संकल्प रखा है। तो इसी को पूरा करने के लिए कई प्रकार की नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पहल की जा रही। तो जो ये पीएम कुसुम योजना है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च की गई। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 8 मार्च 2019 को, ध्यान दीजिएगा 8 मार्च 2019 को दी गई और कार्यान्वयन के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइन से 22 जुलाई 2019 को आती हैं। इसमें किया क्या जाता है, सौर पंपों की स्थापना, अधिक से अधिक सोलर पंप्स की स्थापना की जाती है और ऐसे ग्रिड जो कृषि पंप, ऐसे ग्रिड से जुड़े हुए कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना जो अभी तक सौर ऊर्जा से नहीं कनेक्ट हो पाए थे, कुल मिला के सौर ऊर्जा को प्रमोट किया जाता है। ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय बिजली संयंत्रों की ग्रिड से कनेक्ट नवीकरणीय बिजली संयंत्रों की स्थापना भी की जाती है। तो ये आपका, और इसका क्रियान्वयन कौन करता है, राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से या इसका क्रियान्वयन किया जाता है। अगला देख लेते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये चर्चा में थी क्योंकि इसके अभी जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं वो वी.एन. दत्त को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को बनाया गया। ये पीछे भी चर्चा में थी, इसको हमने कई बार डिस्कस किया है, तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी वीडियो करंट की मिस मत किया करो, काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स या भारत में उर्वरक का, रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन करती है और विश्व में इफ़को के बाद भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा यानी उर्वरक का उत्पादन करने वाली क्या है, कंपनी है। इसकी स्थापना 1979 में 1979 में होती है और यह मिनी रत्ना कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा में है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा में है। आगे देख लेते हैं, एक और कोलाबोरेटिव इनिशिएटिव शुरू की गई और उसी का नाम क्या दिया गया, स्वदेश नाम दिया गया। तो जान लेते हैं स्वदेश है क्या। तो यस से हो गया स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो स्वदेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका, ऐसे क्वेश्चन IAS में पूछे जाते हैं प्री और मेंस में। तो स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस
फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसकी फुल फॉर्म है, तो स्वदेश की फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के नाम से जाना जाता। और इसमें 3 मिनिस्ट्री क्या करती हैं? कार्य करती है। एक को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दूसरे को, और तीसरे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहा जाता। तो आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से वैमानिकी इसी को कहा जाता है, उड्डयन या वैमानिकी मंत्रालय, और इसको विदेश मंत्रालय, यानी 3 मंत्रालय की ज्वाइंटली इनिशिएटिव है स्वदेश। स्वदेश में कोई एक मिनिस्ट्री नहीं, ये ध्यान रखिएगा, 3 मिनिस्ट्री के सहयोग से इसे शुरू किया गया। इसमें स्किल मैपिंग की जाएगी, ध्यान दीजिएगा। और जो भी बाहर से वंदे भारत मिशन जो शुरू किया गया, वंदे भारत मिशन के तहत अगर कोई भारतीय जो प्रवासी भारतीय था, बाहर रहता था, अगर वो भारत वापस आ रहा तो उसके स्किल मैपिंग के माध्यम से किया जाएगा। स्किल मैपिंग है एक प्रकार से, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक डेटाबेस तैयार करना, क्वालिफाइड सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट्स एंड एक्सपीरियंस, यानी जो क्वालिफाइड सिटीजन्स हैं उनके स्किल सेट व एक्सपीरियंस अनुभव को क्या करना? अनुभव का स्किल सेट व अनुभव का एक डेटाबेस तैयार करना, ताकि क्या किया जा सके कि उनको फुलफिल डिमांड उनकी जो है रोज़गार की, जो भारत में व विदेशों में अपना कार्य कर रहे थे, रोज़गार प्राप्त कर रहे थे, उनको भारत में रोज़गार मुहैया कराया जा सके और उनके स्किल का यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो आपका ये PIB में चर्चा में था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसी को खनिज कानून संशोधन अधिनियम 2020 के नाम से जाना जाता। तो ये चर्चा में था PIB में, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये क्यों? तो ये किसका? टू प्रोवाइड फॉर एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स फॉर कंपोजिट। समझिएगा, मान लो एक कोयले की खान है, तो कोयले की खान का जो खनन होता है उसी का बिडिंग के माध्यम से बोली लगा करके इसका ऑक्शन नीलामी की जाती। तो उसी के संबंध में किस किस प्रकार आपका होता है, कौन से कानून हैं? तो आपका यानी आपका कोल ब्लॉक, मान लो ये कई हैं, तो इतना क्षेत्र एक ब्लॉक, इतना क्षेत्र एक, इतना एक, तो ये ऐसे कोल यानी कोयला की जो खाने हैं उनका कोल ब्लॉक का आवंटन करने के लिए क्या किया जाता? कंपोजिट प्रॉस्पेक्टिंग, ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज, इसी को यहाँ से ध्यान दीजिएगा, PL कम ML, PL कम ML, PL की फुल फॉर्म है प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। माइनिंग लीज की क्या की गई? यानी अनुमति प्रदान की कर दी गई है, यानी अब दोनों आ गए, प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस भी आ गया, इसीलिए इसे कंपोजिट नाम दिया गया। प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज दोनों की अनुमति दे दी गई है। टू हेल्प इन इंक्रीजिंग द अवेलेबल इन्वेंट्री ऑफ कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स फॉर ऑक्शन, ताकि इन्वेंट्री को यानी इंक्रीज किया जा सके, कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स हैं उनका नीलामी के लिए, उनके ऑक्शन यानी नीलामी के लिए क्या किया जा सके? इन्वेंट्री को जिसमें इच्छुक हैं, इन्वेंट करना चाहते हैं, कोयले का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, वो आपका आगे आ सकते हैं। अगला इसी में देख लेते हैं, दूसरा क्या यानी और अन्य क्या इसमें परिवर्तन किया गया? तो प्रोविज़न फॉर एनी कंपनी सिलेक्टेड थ्रू ऑक्शन अलॉटमेंट टू कैरी ऑन कोल माइनिंग ऑपरेशन फॉर ओन कंजप्शन, इसमें जो कंपनी, मान लो कंपनी उसको जो ब्लॉक आवंटित किए गए, कंपनी A है, अगर ये अपने कंजप्शन के लिए कोयले का प्रोडक्शन करना चाहती है तो वह अपना कंजप्शन के लिए भी प्रोडक्शन करने की उसे अनुमति दे दी गई, जबकि पहला ऐसा नहीं था, वो अपने कंजप्शन अपने उपभोग के लिए भी कोयले की माइनिंग कर सकती है। सेल विदाउट प्रोसेसिंग एनी प्रियर कोल माइनिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया, एक कोई कंपनी A है, पहले ज़रूरी था कि वो माइनिंग पहले उसका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए भारत में कोल माइनिंग का, तभी उसको लाइसेंस या अनुमति मिलती थी, ऑक्शन करने की अनुमति मिलती थी, लेकिन वो भी आपका हटा दिया गया है। अब वो बिक्री कर सकती है, भारत में उसे
प्रियर का मतलब हुआ पूर्व में कोल माइनिंग एक्सपीरियंस का होना जरूरी नहीं है। अगला क्या किया गया, एफडीआई यानी एफडीआई की कोल सेक्टर में जो कोयला क्षेत्रक है इसमें एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति 100% प्रदान कर दी गई है। 100% प्रदान कर दी गई है। अगला क्या किया गया, टू रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रीवियस अप्रूवल इन केसेज वेयर द एलोकेशन और रिजर्वेशन ऑफ कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, जब तक सरकार आपको केंद्र सरकार के द्वारा जो कोल या लिग्नाइट ब्लॉक्स हैं जो रिजर्व होते थे, रिजर्व या जो आवंटित हो चुके होते थे, ऐसे मामलों में सरकार से यानी जब तक अनुमति नहीं मिल जाती यानी प्रीवियस अप्रूवल लेना होता था उसको भी हटा दिया गया। अब आपका एक बार आपका एक्शन हो गया तो रिजर्व हो या कोई अन्य हो उसमें आपका माइनिंग कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो आपका नीलामी एक्शन करेगा उसको अनुमति दी गई कि एंटाइटलमेंट उसे अधिकार होगा टू एन LRT टू यूटिलाइज माइंड कोल इन एनी ऑफ इट्स प्लांट्स ऑफ इट्स सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी, वह किसी होल्डिंग कंपनी या अपनी सहायक प्लांट्स या अन्य अपने प्लांट में वह कोयले का जो आपका माइंड कोल है जो उत्पादित कोयला है उसका यूज कर सकता है। तो ये आपका परिवर्तन इसमें किया गया, तो ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा कुछ परिवर्तन, एक नई पहल की गई है यानी शक्ति मंत्रालय के द्वारा क्या पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया गया इन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पूछा जा सकता हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के क्षेत्र में रियल टाइम पैन इंडिया का मतलब पूरे भारत को कवर करेगा। पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये आपका नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेटफॉर्म है, संगठित मार्केट प्लेटफॉर्म है। इससे जो बायर्स और सेलर्स यानी सेल माने बायर्स माने खरीदना, क्रेता व विक्रेता व इनेबल हो सकेंगे पैन इंडिया टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। उनकी ऊर्जा की आवश्यकता क्या है उसको पूरा करने के लिए पैन इंडिया पूरे भारत के यानी क्रेता व विक्रेता एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ सकेंगे और उनकी रिक्वायर्ड को पूरा किया जा सकेगा रियल टाइम में पूरा किया जा सकेगा। तो ये किया गया। इसमें आपका हर 15 मिनट पे क्या होगा, ऑक्शन के ऑप्शन होंगे रियल टाइम बेसिस पे और 30 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो ये आपका इसमें नया परिवर्तन किया गया। अगला हमने बताया था CII, इसी को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता, इसी को भारतीय उद्योग परिसंघ के नाम से जाना जाता है। हमने कहा था 125वां अभी इसका क्या हुआ, उद्घाटन समारोह हुआ जिसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया। तो उस समय अध्यक्ष हमने कहा था कि लोस्कर हैं, लेकिन अभी नए अध्यक्ष इसके उदय कोटक को बना दिया गया है। तो हमने कहा था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हमने कहा था इसकी स्थापना 1896 में, इसकी स्थापना 1896 में की गई थी। 1896 में की गई थी। तो 125 साल स्थापना के पूरे हुए हैं। तो आइए अगला देख लेते हैं कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट कार्यक्रम, इसी को सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता। तो कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हुआ कम्युनिटी कोचेज के लिए 25 दिवसीय कार्यक्रम है। 25 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन को प्रोत्साहित करने का प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। इसका कार्यान्वयन 2 मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और दूसरा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, दोनों के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा। अगला देख लेते हैं और क्या करंट में आपका न्यूज़ में था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसी को कहा जाता। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जीवन रक्षक तकनीक तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए
टैप, इसी को TAP टैप के नाम से जाना जाता, यानी कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल का विकास किया है। टेक्नोलॉजी टैप की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल का विकास किया गया। तो इसके माध्यम से रिसर्च एवं सूचना के आदान प्रदान से टीकों एवं दवाओं के विकास में तेजी आएगी, और जो टीके एवं दवाएं विकसित किए जाएंगे उनके किसी भी उत्पाद का जो विनिर्माण क्षमता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसको भी तेज किया जा सकेगा। अगर इसकी पेशकश की बात करें तो ये मार्च 2020 में कोस्टारिका के राष्ट्रपति कार्लोस एल्वाराडो के द्वारा तभी कहा गया था कि इस प्रकार की पहल की जानी चाहिए। अगला देख लेते हैं। अभी 21वीं 21st मीटिंग ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की 21वीं मीटिंग हुई, और इसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा इसका किया गया। तो ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 10(3)D के अंतर्गत इसका गठन किया गया, और यह एक प्रकार का फोरम है। इसके सदस्यों की बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, जिसमें सरकारी ऑफिशियल व नॉन ऑफिशियल गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्यों को शामिल किया जाता। अगला जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। न्यू नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। न्यू नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 असल में यह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक दोनों के द्वारा डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत व्यापक व समावेशी प्रक्रिया के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट ट्रैक को शामिल किया गया है। तो जान लेते हैं ट्रैक 1 में क्या है। ट्रैक 1 के अंतर्गत विज्ञान नीति फोरम के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, फोरम के माध्यम से एक व्यापक सार्वजनिक एवं विशेषज्ञ परामर्श प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो ये ट्रैक 1 होगा, जिसमें विज्ञान नीति फोरम के माध्यम से एक व्यापक सार्वजनिक एवं विशेषज्ञ परामर्श प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ट्रैक 2 में जान लेते हैं क्या है। तो ट्रैक 2 में साक्ष्य आधारित सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए विशेषज्ञों के विषयगत परामर्श की 21 मुख्य विषय समूहों का गठन किया गया है। ट्रैक 2 में विषयगत विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। ट्रैक 3 की बात करें तो ट्रैक 3 में केंद्र के जो मंत्रालय हैं, ट्रैक 3 में जो केंद्र के मंत्रालय हैं वह राज्यों के साथ परामर्श के माध्यम से एक प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। तो ये ट्रैक 3 हो गया। और ट्रैक 4 में क्या किया जाएगा, शीर्ष स्तर के विभिन्न जो आपका स्टेक होल्डर्स हैं उनके माध्यम से परामर्श किया जाएगा, और उसके लिए जो न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं उसमें क्या किया जाएगा, इनोवेशन व टेक्नोलॉजी के लिए प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ आपका आज का डिस्कशन समाप्त होता है। आपको वीडियो ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों को इसको शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई सुधार की गुंजाइश हो तो बिल्कुल बताइए। आप कमेंट कीजिए, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।